हेलो क्लास, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 गणित का छठा पाठ, तीसरी एक्सरसाइज 6C। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या क्या होगी? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। मैंने पढ़ाया था, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है आपको वैसे लिखना है, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे, जब आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा, आप समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू का मान आपको पता चल जाएगा। तो x और 7 यानी कि x गुणा 7 बराबर 28, जो कि अभी मैंने बोला वही चीज़ यहाँ बोर्ड पे लिखी है। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है इस समीकरण से, तो 7 जो कि बाईं तरफ इक्वल टू के गुणा में है, जब वो दूसरे साइड पर जाएगा इक्वल टू के तो भाग हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 28/7 बराबर x, और जब आप 28 को 7 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू है 4। इसी प्रकार से किसी संख्या x में से 5 भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है x भागे 5 बराबर 7। ठीक है, x में 5 को भाग देना है और भागफल आ रहा है 7। तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू के बाईं तरफ x बटा 5 है, तो ये जब इक्वल टू के दाईं तरफ जाएगा 5 तो साइन चेंज हो जाएगा। जो अभी भाग हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके गुणा हो जाएगा। तो 5 गुणा 7 जो कि है 35। ठीक है, अब तीसरा पार्ट पहले ही प्रश्न का, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी दो विषम संख्या जो होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ विषम संख्या है 1, 3 में से आप 1 को घटाएंगे आएगा 2। इसी प्रकार से 3, 5, 7 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो 3 के बाद जो अगली विषम संख्या आ रही है वो है 5, और अगर आप 5 में से 3 को घटाएंगे आएगा 2। यानी कि किसी भी दो विषम संख्या में अंतर जो है वो 2 का होता है। इसी प्रकार से किसी भी दो सम संख्याओं में भी, क्रमागत सम संख्याओं में भी अंतर 2 का होता है। तो अगर एक संख्या है 2x + 1 तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आएगा 2x + 3। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए। कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को आपको छांटना है। तो मतलब ये जो कथन दिए हुए हैं उसका समीकरण आपको एक बार खुद से बनाकर देखना है, और फिर आपको मैच करना है कि जो आपने समीकरण बनाया है वो वही समीकरण है या नहीं जो कि इसमें दिया हुआ है। अगर आपका बनाया हुआ समीकरण और बुक में दिया हुआ समीकरण सेम है तो यानी कि ये कथन सही लिखा गया है। अगर सेम नहीं है तो यानी समीकरण सही नहीं दिया है। तो आपको ऐसे ही करना है। अब जैसे किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है, तो अगर हम माने किसी संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हम मानेंगे कि वो धनात्मक संख्या है x। ठीक है, तो अगर x का हमें 2/3 करना है तो वो होगा 2/3, 1/3 करना है वो होगा 1/3। इन दोनों का अंतर करना है तो माइनस साइन लगाया जाएगा, और अंतर दिया हुआ है 7 बराबर 7। तो ये कथन सही है। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो अब देखो, क्रमागत संख्याएं मतलब एक के बाद एक, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ रहा है।
तो जब ऐसे क्रम में संख्याएं बढ़ती हैं तो किसी भी दो संख्याओं में अंतर क्या होता है, एक का। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो अगर नॉर्मल तरीके से सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं संख्याओं में, तो दो संख्याओं में अंतर होता है 1 का। तो इसीलिए अगर दो क्रमागत संख्याओं को हमें जोड़ना है तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हमने लिखा x प्लस दूसरी संख्या क्या होगी, 1 बड़ी होगी उससे, 1 और 2 जो है वो 1 बड़ा है 1 से, है ना, 2 1 छोटा है 3 से, और 3 1 बड़ा है 2 से। उसी प्रकार से अगर हम x मान रहे हैं तो x के अगली संख्या क्या होगी, उससे 1 ज़्यादा, इसीलिए मैंने लिखा x प्लस 1 बराबर 27। तो ये चीज़ भी सही है। किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो अब किसी संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हमने माना x, दोगुना क्या होगा उस संख्या का, 2x। ठीक है, 2y मान रहे हैं, चलिए 2y मानते हैं। हमने माना कि वो संख्या y है और उसका दोगुना क्या होगा, 2y। तो किसी संख्या के दोगुने 2y, 8 जोड़ना है प्लस 8 लिख दिया, योगफल 50 है, बराबर 50 कर दिया। सही है ये भी समीकरण। फिर है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या का 2/3, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, हमने माना कि संख्या है x का 2/3 क्या होगा, 2/3x, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 17 जोड़ना है प्लस 17 लिख दिया, योगफल यानी कि एडिशन का आंसर 19 है, बराबर 19 कर दिया। तो ये चीज़ भी सही है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, एक संख्या का आधा उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करिए। ये मैं सॉल्व करके बोर्ड में दिखाती हूँ। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हमने माना कि संख्या है x। संख्या का 1/2 होगा 1/2x, संख्या का 1/4 होगा 1/4 x। ठीक है, और बोल रहा है कि संख्या का आधा उसके 1/4 से 15 ज़्यादा है, यानी कि आधे में और 1/4 में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 15 है। इसलिए मैंने ये समीकरण यहाँ पर लिखा है, 1/2x माइनस 1/4x बराबर 15। जैसे हम नॉर्मली माइनस करते हैं जब हर अलग अलग होते हैं, वैसे ही माइनस करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम है 4, 4 को 2 से भाग देंगे आएगा 2, 2 को अंश के 1 से गुणा करेंगे आएगा 2, तो 2x हो गया, और 4 को 4 से भाग देंगे आएगा 1, 1 को अंश के 1 से गुणा करेंगे आएगा 1, इसीलिए लिखा है 2x माइनस 1x, और हर में तो 4 ही रहेगा, बराबर 15 एज इट इज़ लिख दिया। अब 2x में से 1x जब चला जाएगा बचेगा 1x, तो लिखा है x/4 बराबर 15। अब फिर हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 4 भाग में है वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे जब जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इसलिए लिखा है x बराबर 4 गुणा 15, और 15 को 4 से आप गुणा करेंगे, खुद चेक करके देखिए, आंसर 60 आएगा। अब चौथा प्रश्न है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो संख्या ज्ञात करो। 7 से 4 बड़ी यानी कि 7 में 4 जोड़ दें, आएगा 11, तो संख्या है 11। ये तो बहुत ही सिंपल था। पांचवा प्रश्न, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताओ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थी कक्षा में हैं 45। अगर मैं मानूं कि छात्र हैं x, हमें नहीं पता कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, यानी कि कितने लड़के हैं, लड़के मतलब छात्र, कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां मतलब छात्राएं। तो मैंने माना कि छात्र हैं x और छात्राएं हैं y। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, यानी कि x प्लस y, जितने भी लड़के होंगे और जितनी भी लड़कियां होंगी, यही तो कुल विद्यार्थी होंगे क्लास के, तो इसीलिए मैंने लिखा है x प्लस y बराबर 45। ठीक है, और फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छात्रों की संख्या 2/3 है छात्राओं की संख्या से, तो मैंने लिखा x बराबर 2/3 y। ठीक है, छात्र की संख्या मैंने मानी है x और छात्राओं की संख्या मैंने मानी है y।
तो x प्लस वाई बराबर 45 में छात्रों की संख्या यानी कि x की जगह मैंने लिख दिया 2/3 y। कैसे लिखा वो आप पहले ही लाइन, इस सॉल्यूशन की पहली ही लाइन से आप ये पता कर सकते हैं। तो 2/3 y प्लस वाई बराबर 45, ये समीकरण हमें सॉल्व करना है और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि छात्राओं की संख्या है, और यही हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है। अब सिंपल योगफल करना है जैसा कि हम करते हैं। y के नीचे कोई हर नहीं है यानी कि हर उसका 1 है। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, और सिंपल जैसे ऐड करते हैं एलसीएम निकाल के वैसा ही किया है। तो आई होप इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने y बराबर 27 लिखा है, और इसीलिए छात्राओं की संख्या जो कि y मानी थी शुरुआत में वो 27 निकल कर आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताओ। हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, तो मान लिया x, संख्या बराबर x, संख्या का 1/3 1/3x, संख्या का 1/4 1/4x, दोनों को घटाना है, उत्तर मिलेगा 4। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा वैसे लिखते गए, समीकरण मिल गया जो कि है 1/3x माइनस 1/4x बराबर 4। जैसे सिंपल घटाते हैं वैसे ही घटाया है। 3 और 4 का एलसीएम लिया है 12। 4x माइनस 3x बटा 12 बराबर 4। 4x में से 3x घट जाएगा, बचेगा 1x बटा 12 बराबर 4। x की वैल्यू आ गई 48। सातवां प्रश्न, आदर्श, डेविड, हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो तीनों का अलग अलग भार निकालो। आदर्श, डेविड, हमीद का कुल भार है 44 किलोग्राम। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 ज़्यादा है, तो उन दोनों का अंतर 1.3 के बराबर होगा। डेविड और हमीद के भार का अंतर इसी प्रकार से 2.1 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम 3 अलग वेरिएबल के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि तीनों की जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डेविड। ठीक है, तो हम आदर्श के भार को और हमीद के भार को डेविड के भार के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, तो आदर्श का भार हो जाएगा, इस इक्वेशन से निकालूंगी मैं, 1.3 माइनस डेविड का भार, ये चीज़ इधर जाएगी। दूसरी बात, यहाँ माइनस आदर्श है और यहाँ मैं सिर्फ आदर्श का भार निकाल रही हूँ, इसीलिए ये पूरी चीज़ माइनस में चली जाएगी। और जब ये पूरी चीज़ माइनस में जाएगी तो उसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, माइनस का गुणा इससे, माइनस का गुणा इससे, तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हुआ आदर्श का भार डेविड के भार के टर्म्स में। दूसरी बात ध्यान रखना, जब हम किसी भी चीज़ का भार बताते हैं तो भार कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कोई बंदा बोल रहा हो मेरा वेट या मेरा वज़न -50 किलोग्राम है, ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना। तो भार और उम्र हमेशा प्लस में होती है, कभी भी ये दो चीज़ें माइनस में आ ही नहीं सकती। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पर आपका भार आप किसी चीज़ का निकाल रहे थे या किसी की उम्र निकाल रहे थे या किसी बंदे का भार निकाल रहे थे, जो भी क्वेश्चन में दिया है करने के लिए, और आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो आपको तुरंत ये बात अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उम्र और भार कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो मतलब मैंने कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है, और तब आपको वापस से अपना सल्यूशन चेक करने की ज़रूरत है और अपनी गलती को सुधार कर एक सही आंसर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने आदर्श का भार जिस प्रकार से निकाला वैसे ही हमीद का भार निकालना है डेविड के टर्म्स में, तो उसको इस इक्वेशन से करेंगे। फिर यहाँ पर माइनस हमीद है, इसीलिए माइनस हम पहले ही लगा देते हैं। 2.1 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस डेविड। ठीक है, तो इसको लिख देंगे -2.1 प्लस डेविड। ठीक है, अब
ये जो आदर्श और अमित का भार मैंने डेविड के टर्म्स में निकाला है वो मैं इस इक्वेशन में लिखकर सॉल्व करूँगी। तो आदर्श का भार भी डेविड के टर्म्स में आ जाएगा, डेविड ऐसा का ऐसा रहेगा, और अमित का भार भी डेविड के टर्म्स में आ जाएगा। तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा जो कि है डेविड। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सारा कुछ डेविड के टर्म्स में लिख दूंगी, तो वही मैंने किया है। और आप देख सकते हैं -1.3 प्लस डे -2.1 प्लस डे बराबर 44। डे क्या है? डेविड का भार। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। और डेविड का भार मैंने निकाला 15.8 किलोग्राम। अब आदर्श का भार क्या था? अभी मैंने पहले बताया था, डेविड के भार में से 1.3 घटाना है। तो अगर 15.8 में से 1.3 घटाएंगे, मिल जाएगा 14.5 किलोग्राम। भार डेसिमल में हो सकता है लेकिन उम्र डेसिमल में नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमीद की उम्र भी इस प्रकार से हम निकालेंगे, डेविड में से 2.1 घटा देंगे तो 13.7 किलोग्राम आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। 8वां प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात करो। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो सल्यूशन मैं समझाने जा रही हूँ बहुत ध्यान से देखो और समझो कि कैसे किया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या जब हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 27, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। ये क्या होगा? 27 मतलब ये दहाई है और ये इकाई है, ये इकाई है और ये दहाई है। ठीक है, दहाई का मतलब 2 गुणा 10 प्लस 7 हो रहा है, तभी मुझे 20 प्लस 7 यहाँ से 27 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये है इकाई, ये है दहाई और ये है अंक। अंक क्या है इस संख्या के? संख्या है 27 और अंक क्या है? 2 और 7। दहाई अंक है 2 और इकाई अंक है 7। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। इसका मतलब हमें नहीं पता कि 2 अंकों की कौन सी संख्या है। तो अगर मैं मानूं कि अंक हैं x और y, ये इकाई का अंक है y और दहाई का अंक है x, तो जैसा कि मैंने अभी उदाहरण से समझाया, 27 का जो उदाहरण दिया था उसमें बताया कि 27 का मतलब है 20 प्लस 7, यानी कि दहाई में 10 का गुणा हुआ था। तो अगर अंक x और y है तो इससे जो 2 अंकों की संख्या बनेगी वो होगी x गुणा 10। क्यों? क्योंकि ये दहाई का है, प्लस y, ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दें तो 2 मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए आपके पास 2 रिलेशन आ गए हैं, x माइनस वाई बराबर 2 और 10x प्लस वाई बराबर और x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4 कहाँ से आया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि अंकों का योगफल 4 है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, ये 2 समीकरण हैं, इन दोनों को हम जोड़ दें। मेरे ख्याल से मैंने इस चैप्टर के पहले ही वीडियो में बताया था कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उतने समीकरण या इक्वेशन होने चाहिए और तभी आप उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x और y, उन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो अगर ये 2 समीकरण को मैं जोड़ दूँ तो जितना ही y है उतना ही प्लस y है, दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 1x प्लस 1x 2x, और 2 और 4 को जोड़ देंगे, बराबर लगाकर 6 लिख देंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x बराबर है 6/2 जो कि है 3। ठीक है, अब ये x बराबर 3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ, 3 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस 3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा,
माइनस 1। ठीक है, कैसे किया ये आपको पता होगा। 3 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो उत्तर में माइनस लगा है, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1 बचेगा। यानी कि हमारे पास x आया है 3 और y आया है 1। तो क्या संख्या हुई? संख्या थी 10x प्लस y। x है 3, y है 1। संख्या हुई 31। ठीक है। 9वां प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, संख्या बतानी है। जैसा कि मैंने बताया था, क्रमागत का मतलब एक क्रम से ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में, इसको कहते हैं क्रमागत। तो कोई भी 2 नंबर जो एक सीक्वेंस में है, एक क्रम में है, इनके बीच का अंतर होता है 1। इन दोनों के बीच का अंतर होगा 1। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। इसीलिए अगर मैंने माना कि एक संख्या है x, तो क्रमागत सीक्वेंस के हिसाब से x की अगली संख्या होगी x से 1 ज़्यादा। तो पहला संख्या हुई x, दूसरी संख्या x प्लस 1, इन दोनों का योगफल है 21 क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1x प्लस 1x हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 21। तो 2x ये प्लस 1 इक्वल टू के इधर जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। 21 में से 1 जाएगा, बचेगा 20। x बराबर होगा 20/2। ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वो जब इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर आया 10। यानी कि कौन सी हैं वो 2 क्रमागत संख्याएं? 10 और 11। 10वां प्रश्न है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, संख्याओं को ज्ञात करिए। और 11वां प्रश्न देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो 2 सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। इसी प्रकार से 2 विषम संख्याएं, कोई भी क्रमागत जो विषम संख्याएं होंगी उनमें अंतर 2 का होगा, और कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याओं में भी अंतर 2 का होगा। जैसे कि 2 और 4, ये एक क्रम में है, इसीलिए 4 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 2 ही उत्तर मिलेगा, यानी कि दोनों में अंतर 2 का है। इसी प्रकार से और भी किसी क्रमागत सम या विषम संख्या के लिए ये बात सही है। अब मैं 10वां क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, क्योंकि 11वां वैसा ही है, इसीलिए आप उसको खुद करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर होता है, यानी कि अगर पहली सम संख्या है x, तो उसके क्रम में दूसरी संख्या होगी x प्लस 2, x से 2 ज़्यादा। तभी तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। यही बात मैंने 4 और 2 के उदाहरण में बोली थी, क्रम में है 4 और 2 के उदाहरण में बोली थी, क्रम में है सम संख्याएं, और 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 मिलता है। 6 और 4 क्रम में है, 6 में से 4 को घटाओ 2 मिलता है। तो क्रम में कोई भी 2 विषम संख्याएं या सम संख्याएं होंगी, उनके बीच का अंतर 2 ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो x हुआ एक संख्या और x प्लस 2, इन दोनों का योगफल दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस x 2x प्लस 2 बराबर 30। 2x यहीं रहेगा, ये प्लस 2 इधर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ये आएगा 28। अब x निकालना है 28/2, क्योंकि यहाँ जो 2x था वो भाग हो जाएगा दूसरे साइड पे जाके 14। तो अगर पहली सम संख्या है 14, तो दूसरी सम संख्या से 2 ज़्यादा होगी, क्योंकि x प्लस 2 लिया था हमने, तो वो होगी 16। इसी प्रकार से इक्वेशन यही बनेगा 11वें क्वेश्चन में भी, x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 40, क्योंकि क्वेश्चन में 40 दिया गया है। इसी प्रकार से आप उसको सॉल्व करेंगे, और वैल्यू चेंज हुई है इसलिए x की कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन समीकरण ये बनेगा। तो मैंने समीकरण भी बता दिया है 11वें क्वेश्चन का, बस इसको सॉल्व करना है। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात करो। भिन्न मतलब एक अंश होगा और एक हर होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा भिन्न है, तो हम मान सकते हैं कि x/y है, लेकिन क्वेश्चन में भिन्न संख्या का
हर दिया हुआ है, यानी कि y की जगह हमें पता है कि हर है 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अब दूसरा कंडीशन दी है कि हर और अंश में 3 जोड़ना है, तो मान हो जाता है 4/5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो 10 है, यहाँ तो 5 है, तो ये बराबर कैसे हो गया? तो खुद देखो, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 10 लिख सकती हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यहाँ x के जगह पर आएगी जो कि 5 को 10 के फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे समीकरण सॉल्व किया जाता है वैसे ही करना है। x + 3 अभी ऐसे कैसा रहने देंगे, 4/5। ये जो भाग में 10 है वो इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा 4 × 2 जो कि आएगा 8, और यहाँ पर x + 3 ही है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये +3 इधर जाएगा, तो 8 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 5। x = 5, यानी कि उसका अंश हुआ 5 तो भिन्न हुआ 5/7।